चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस नए डीप डाइव में एक बार फिर से स्वागत है। जी, स्वागत है। आज का जो विषय है ना वो सीधा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध भड़क रहे हैं और उस युद्ध का आम इंसान की रसोई पर, उसकी जेब पर जो सीधा असर पड़ रहा है, उससे जुड़ा है। बिल्कुल। और आज का ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से एक इकलौते सोर्स पर आधारित है। ये सोर्स मशहूर क्रिएटर ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया एक वीडियो है। हाँ, जिसका शीर्षक है इंडिया पब्लिकली शेम्ड बाय यूएसए, व्हाई इज पीएम मोदी साइलेंट। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इस वीडियो में पेश किए गए तथ्यों को, दुनिया भर में जो युद्ध के हालात फैल रहे हैं उन्हें, और भारत की विदेश नीति पर उठाए गए गंभीर सवालों को गहराई से समझना। बिल्कुल। और इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सबसे अहम है। इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, उसका पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। इस चर्चा में पूरी तरह से तटस्थता और निष्पक्षता बरती जाएगी। बिल्कुल, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। मकसद महज इतना है कि जो जानकारी, जो ऐतिहासिक तुलनाएं और जो आरोप इस सोर्स मटेरियल में पेश किए गए हैं, उन्हें एक पारदर्शी तरीके से सामने रखा जाए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे समंदर के बीचों बीच घटी एक इकलौती घटना पूरी दुनिया के तेल व्यापार के साथ साथ एक संप्रभु देश की घरेलू राजनीति को हिलाकर रख सकती है। एकदम सही बात है। तो चलिए सीधे उस घटने पर चलते हैं जिसका जिक्र सोर्स वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में किया गया है। तारीख बताई गई है 4 मार्च 2026 की सुबह। जी। वीडियो के अनुसार श्रीलंका के गौल शहर से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर, यानी अगर इसे आम किलोमीटर में समझें तो करीब 74 किलोमीटर दूर हिंद महासागर की बीचों बीच एक ईरानी युद्धपोत सफर कर रहा था। इसका नाम था आइरिस डेना। हाँ। और इसी दौरान एक अमेरिकी नेवी की पनडुब्बी ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के इस जहाज पर एक सीधा हमला कर दिया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हमले में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ, क्रिएटर ने खास तौर पर उसका जिक्र किया है, MK-48 टॉर्पीडो। MK-48 टॉर्पीडो? हाँ, ये कोई छोटा मोटा बम या मिसाइल नहीं है। ये पनडुब्बियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहद भारी और विध्वंसक अंडर वाटर वेपन है। बाप रे। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो बड़े से बड़े जहाज के सीधे 2 टुकड़े कर सके। इसका असर इतना भयानक था कि कुछ ही सेकंड में वो भारी भरकम युद्धपोत समंदर में डूब गया। वाकई ये बहुत खौफनाक है। और सोर्स बताता है कि इस हमले के कारण 87 ईरानी सैनिकों की जान चली गई। 87 जाने गईं। केवल 32 सैनिकों को ही बचाया जा सका, और वो बचाव कार्य भी श्रीलंकाई नौसेना द्वारा किया गया। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे हैरान करने वाला मोड़ है ना, वो भारत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। इस घटना की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए इसमें थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट जोड़ना जरूरी है। ये आइरिस डेना कोई आम युद्धपोत या रैंडम शिप नहीं था जो बस यूं ही उस इलाके से गुजर रहा था। बिल्कुल नहीं। सोर्स के अनुसार इस हमले के महज 2 हफ्ते पहले, यानी 17 फरवरी को, ये वही शिप था जो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के मिलन 2026 अभ्यास का अहम हिस्सा बना था। मिलन 2026 का हिस्सा था। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड ने आधिकारिक तौर पर इनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया था। ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप और यूनाइटेड थ्रू ओशंस जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की गई थीं। और वीडियो में ये भी तो बताया गया है कि ईरानी सैनिकों ने विशाखापट्टनम की परेड में भारतीय नौसेना के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च भी किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। सोचकर देखिए, महज 14 दिन पहले जो सैनिक मेहमान बनकर एक साथ मार्च कर रहे थे, 14 दिन बाद उसी हिंद महासागर में उनके शव तैर रहे थे। और यही वो अहम बिंदु है जहां सोर्स मटेरियल भारत की प्रतिक्रिया पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल खड़ा करता है। वीडियो के मुताबिक हिंद महासागर में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, जहां भारत खुद को एक प्रमुख ताकत मानता है, भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक शोक संदेश या प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसके उलट सोर्स के हवाले से ये दावा किया गया है कि सत्ताधारी पार्टी के एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा था, नॉट आवर बिजनेस, यानी ये हमारा मामला नहीं है। ये बहुत अजीब बात है। क्रिएटर का तर्क है कि भारत ने ईरानी दूतावास को कूटनीतिक तौर पर कोई संदेश तक नहीं भेजा, जबकि उसी डूबते हुए जहाज का डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर एक छोटे देश श्रीलंका की सेना ने
तुरंत जाकर बचाव कार्य को अंजाम दिया। ये खामोशी और भी ज्यादा अजीब इसलिए लगती है क्योंकि सोर्स में भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल के एक बयान का हवाला दिया गया है। जी। उनके मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत आइरिस डेना पर उस वक्त कोई भी एक्टिव गोला बारूद या घातक हथियार नहीं था। तकनीकी तौर पर वो एक डिफेंसलेस या निहत्ता जहाज था जो एक अभ्यास से लौट रहा था। बिल्कुल। खैर, अगर हम इस समंदर के घटना से थोड़ा बाहर निकलकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे उस बड़े युद्ध के आंकड़ों पर नजर डालें जो वीडियो में दिए गए हैं, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। डरावनी एक बहुत ही छोटा शब्द है इसके लिए। सोर्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित वहां के सभी प्रमुख शहरों में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर भारी बमबारी की है। रुके, 2000 ठिकाने? जी हाँ। एक ही दिन में? जी हाँ। ये तो कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये तो एक बड़े पैमाने के पूर्ण युद्ध या आक्रमण जैसा स्तर है। क्या सोर्स में ये बताया गया है कि इस बमबारी का जवाब ईरान ने कैसे दिया? बिल्कुल बताया गया है। सामने रखी गई जानकारी बताती है कि ईरान ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। ईरान ने इसके जवाब में मिडल ईस्ट के 9 अलग-अलग देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधे मिसाइलों की बारिश कर दी। 27 ठिकानों पर? भले ही अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलें बीच हवा में रोक लीं, लेकिन इसके बावजूद बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से धुआं उठता हुआ देखा गया। 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से? हाँ। कुवैत में तो अफरा तफरी का ये आलम था कि फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की गलती की वजह से 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स क्रैश हो गए। बाप रे। और सऊदी अरब के रियाद में स्थित बेहद सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से सीधा हमला हुआ। और मौतों के जो आंकड़े सोर्स में गिनाए गए हैं वो किसी को भी विचलित कर सकते हैं। ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही गई है। जी। खाड़ी देशों में 9 मौतें हुई, 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और इजराइल के सबसे प्रमुख शहर तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतें इन हमलों की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है अमेरिका और इजराइल का एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन या गलत अनुमान कह लें। गलत अनुमान कैसा? वीडियो के अनुसार उनकी उम्मीद थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान अंदर से टूट जाएगा और तुरंत हार मान लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा ही असर हुआ। बल्कि इस युद्ध ने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया। लेबनान का सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह अब एक सहायक के रूप में ईरान की तरफ से इस युद्ध में खुलकर शामिल हो गया है। और दुनिया को जिस बात का सबसे बड़ा डर था, आखिरकार वही हुआ। हाँ, हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया। बिल्कुल। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये समंदर का एक बहुत ही संकरा रास्ता है, एक चोक पॉइंट की तरह। दुनिया भर में तेल की जितनी भी खपत होती है उसका लगभग 20% हिस्सा इसी एक पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। 20% बहुत बड़ा नंबर है। इसे बंद करने का सीधा मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी नस को दबा देना। और यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि सोर्स वीडियो सिर्फ इन युद्ध के मैदानों और हथियारों की बात नहीं करता। हाँ, वो कूटनीति पर भी जाता है। वह कूटनीति, विदेशी दौरों और टाइमलाइन के कुछ ऐसे पन्नों को आपस में जोड़ता है जो कई बड़े राजनीतिक सवाल खड़े करते हैं। यहाँ कहानी सच में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वीडियो के अनुसार इस पूरे हमले की टाइमलाइन पर बहुत बारीकी से गौर करने की जरूरत है। जी। बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री 25 और 26 फरवरी को इजराइल के एक बहुत ही अहम दौरे पर थे। वहां उनकी मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हुई, उनके साथ डिनर हुआ और उन्होंने इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, वहां एक लंबा भाषण भी दिया। नेसेट में भाषण। वीडियो में एक खास शब्द को बहुत हाईलाइट किया गया है कि इसी दौरे के दौरान भारत की तरफ से इजराइल को फादरलैंड कहकर संबोधित किया गया। और फिर क्रिएटर वो सबसे बड़ा दावा पेश करता है कि भारत के प्रधानमंत्री के वहां से लौटने के ठीक 48 घंटे बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर वो भयानक संयुक्त हमला कर दिया। इस दावे को और वजन देने के लिए सोर्स में प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट? नेशनल अपॉर्चुनिटी यानी कार्रवाई करने का सही और सुरक्षित मौका भारत के प्रधानमंत्री के वहां से सुरक्षित निकल जाने के बाद ही मिला। अच्छा। वीडियो में इस टाइमलाइन और भारत की पूरी घटना पर छाई खामोशी की तुलना स्पेन जैसे यूरोपियन देशों से की गई है। स्पेन का उदाहरण यहाँ बहुत दिलचस्प है
क्रिएटर का तर्क है कि स्पेन, जो खुद नाटो का एक बेहद अहम सदस्य है और अमेरिका का बहुत पुराना और मजबूत सैन्य सहयोगी है, उसने भी अमेरिका की इन आक्रामक कार्रवाइयों का कड़ा विरोध किया। कड़ा विरोध किया। बात सिर्फ विरोध तक नहीं रुकी। स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। वीडियो में यही सवाल उठाया गया है कि जब स्पेन जैसा देश जो अमेरिका के इतने करीब है, वो एक स्पष्ट स्टैंड ले सकता है, तो भारत क्यों नहीं? इस सवाल को और गहरा बनाने के लिए वीडियो में भारत के कूटनीतिक इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों के कुछ बहुत ही कड़े और ऐतिहासिक फैसलों की एक लिस्ट पेश की गई है ताकि आज की स्थिति की तुलना की जा सके। जैसे कि उदाहरण के लिए 1979 का जिक्र है। उस वक्त सोवियत संघ भारत का एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी था। लेकिन जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर सैन्य हमला किया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना किसी दबाव में आए खुले तौर पर इस हमले का विरोध किया था। और 2003 का उदाहरण तो और भी प्रभावशाली है। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब अमेरिका का भारी दबाव था कि भारत अपने 20,000 सैनिक इराक भेजे। जी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के इस दबाव को साफ तौर पर नकार दिया था। इसी तरह 2011 में जब पश्चिमी देशों ने मिलकर लीबिया में दखलंदाजी की, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर उन ताकतवर पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना की थी। इन सभी ऐतिहासिक उदाहरणों के जरिए क्रिएटर असल में एक बहुत बड़े कूटनीतिक सिद्धांत की बात कर रहा है, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है एक संप्रभु देश होने के नाते अपने फैसले खुद लेने की आजादी, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया का कोई सुपर पावर क्या चाहता है या कितना दबाव डाल रहा है। सॉस का यह स्थापित करने का प्रयास है कि भारत की विदेश नीति, जो हमेशा से इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की मिसाल हुआ करती थी, वो अब अमेरिका के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है या झुक गई है। और इसी तथाकथित झुकाव या कमजोरी के कारणों को तलाशते हुए वीडियो में कुछ बेहद संगीन और संवेदनशील राजनीतिक आरोप भी शामिल किए गए हैं। हाँ, ये बहुत संवेदनशील हिस्सा है। यहाँ सुनने वालों को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये बातें पूरी तरह से विपक्षी नेताओं के बयान हैं, जिन्हें सोर्स मटेरियल में एक दावे के तौर पर पेश किया गया है। वीडियो में ये एंगल दिखाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को शायद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। जी, और इस कथित ब्लैकमेलिंग का आधार क्या बताया गया है? वीडियो के अनुसार इसका कारण अमेरिका में भारत के एक बहुत ही मशहूर कारोबारी अडानी समूह पर हाल ही में लगे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप हैं। अडानी समूह पर आरोप? विपक्ष के इन्हीं बयानों का हवाला देते हुए क्रिएटर ने ये सवाल उठाया है कि क्या उद्योगपतियों से जुड़े इन्हीं विवादों और अमेरिकी दबाव की वजह से भारत की विदेश नीति ने अपने पुराने आज़ाद रवैये को छोड़कर अमेरिका के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। अब अगर इन भारी भरकम भू राजनीतिक बातों और राजनीतिक आरोपों से थोड़ा बाहर निकलकर इस पूरे परिदृश्य को आम इंसान के जीवन से जोड़कर देखें, तो इसका सीधा आर्थिक असर बहुत ही भयानक नजर आता है। बिल्कुल भयानक है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। बिल्कुल। ये सिर्फ दुनिया की समस्या नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी समस्या है, क्योंकि भारत अपनी कुल जरूरत का 55% तेल मिडल ईस्ट से ही आयात करता है। और अब वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ सोर्स का यह भी दावा है कि अमेरिकी प्रशासन के भारी दबाव में आकर भारत सरकार ने अपने सबसे पुराने और आजमाए हुए सहयोगी रूस से भी सस्ता तेल लेना पहले ही बंद कर दिया था। रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत के लिए तेल की सप्लाई दोनों ही तरफ से, मिडल ईस्ट से भी और रूस से भी बुरी तरह बाधित हो गई है। इस सप्लाई के रुकने से देश के अंदर तेल रिजर्व को लेकर भी वीडियो में एक बहुत बड़ा विरोधाभास उजागर किया गया है। हाँ, ये डेटा पॉइंट बहुत जरूरी है। सोर्स के अनुसार फरवरी के महीने में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक सार्वजनिक बयान दिया था कि भारत के पास आपात स्थिति से निपटने के लिए 74 दिनों का तेल रिजर्व मौजूद है। 74 दिनों का। लेकिन अब जब युद्ध के हालात सिर पर आ खड़े हुए हैं, तो मौजूदा सरकार का ये नया दावा सामने आया है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का ही तेल रिजर्व बचा है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए सिर्फ 25 दिन का तेल। इन दोनों सरकारी दावों में से असल सच क्या है, ये आज का एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है। और इसी तेल संकट के मुद्दे पर वीडियो का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला दावा सामने आता है,
सोर्स में एक अमेरिकी बयान का विशेष रूप से हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। इस शब्द अनुमति पर गौर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही वो शब्द है जो सबसे ज्यादा अखरता है। हाँ, सोर्स का तर्क यह है कि भारत जैसा एक विशाल, संप्रभु और आजाद देश जिसकी अपनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, क्या वो अब अपने ही नागरिकों के लिए तेल खरीदने के लिए किसी तीसरे देश से अनुमति मांगेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इसे महज एक शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक उपाय बताया है और इस पूरे कूटनीतिक खेल का सीधा असर आम इंसान की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। बताया गया है कि रातों रात एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की सीधी बढ़ोतरी हो गई है। यानी समंदर में दागा गया एक टॉर्पीडो सीधा रसोई घर का बजट बिगाड़ रहा है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो ये मामला सिर्फ एक ईरानी जहाज के डूबने या पेट्रोल गैस के दाम बढ़ने तक सीमित नहीं रहता। तो ये कहां तक जाता है? वीडियो के आखिरी हिस्से में दुनिया के भविष्य को लेकर एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक चेतावनी दी गई है। सोर्स के अनुसार, चूंकि अमेरिका और इजराइल ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी तुरंत तख्ता पलट करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA एक नई और खतरनाक रणनीति पर काम कर रहे हैं। और वो रणनीति क्या है? दावा यह है कि CIA ईरान के अंदर पहले से मौजूद कुर्द विद्रोही गुटों के साथ एक सीक्रेट डील करने की कोशिश कर रही है। सीक्रेट डील? योजना ये बताई गई है कि इन विद्रोहियों को भारी मात्रा में आधुनिक हथियार दिए जाएं, ताकि ईरान के अंदर ही एक खूनी गृहयुद्ध छेड़ा जा सके और इस्लामी सरकार को अंदर से गिराया जा सके। वीडियो में साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि ठीक यही फॉर्मूला, यही रणनीति अमेरिका ने पहले सीरिया और इराक में भी अपनाई थी। वहां भी स्थानीय विद्रोहियों को हथियार दिए गए थे। और उसका नतीजा क्या निकला था, ये पूरी दुनिया जानती है। उसी हथियारों और सत्ता के वैक्यूम से ISIS जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन का जन्म हुआ था। बिल्कुल। क्रिएटर का यह अंदेशा है कि अगर ईरान में भी यही खेल दोहराया गया तो वहां जो तबाही का मंजर होगा वो पूरे मिडल ईस्ट को निगल लेगा और शायद दुनिया के लिए ये एक ऐसा संकट बन जाएगा जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। रही कहा। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये आज के डिजिटल युग और इंटरनेट कल्चर का एक बहुत बड़ा सच है। वो क्या? वीडियो में इतनी भयंकर तबाही, मिसाइल हमलों, तबाह होती अर्थव्यवस्थाओं और तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पर चर्चा हो रही है, और अचानक से बीच में क्रिएटर द्वारा एक AI मास्टर क्लास का प्रमोशन आ जाता है। हाँ, ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला पल था। एक तरफ दुनिया खत्म होने की कगार पे है और बीच में बताया जा रहा है कि बिना कोडिंग जाने AI की मदद से वेबसाइट कैसे बनाएं। एकदम अलग ही टॉपिक। लेकिन अगर ऐसे गहराई से सोचें तो शायद क्रिएटर का इसके पीछे भी एक तर्क है। इस तेजी से बदलती और अनिश्चित दुनिया में जहां बड़ी बड़ी सरकारें और अर्थव्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, वहां खुद को अपस्किल करना ही आम इंसान के हाथ में इकलौता हथियार बचता है। यह दिखाता है कि आज के समय में कैसे दुनिया के एक कोने में चल रही जियोपॉलिटिक्स और दूसरे कोने में एक आम इंसान का अपनी नौकरी बचाने का प्रयास दोनों एक ही स्क्रीन का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें और ये पूछें कि सबका असल मतलब क्या है? हाँ, तो इस सबका असल मतलब क्या है? सोर्स मटेरियल मुख्य रूप से भारत की छवि और उसकी वर्तमान वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास पेश करता है। एक विरोधाभास। एक तरफ भारत पिछले एक दशक से खुद को हिंद महासागर का रक्षक और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सबसे बड़े देश के रूप में पेश करता आया है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसी हिंद महासागर में उसी की नौसेना के साथ अभ्यास करके लौट रहे एक निहत्थे जहाज को डुबो दिया जाता है, तो एक गहरी और असहज करने वाली चुप्पी छा जाती है। और यही चुप्पी इस पूरे वीडियो का केंद्र बिंदु है। ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे ग्लोबल सुपर पावर्स के भारी दबाव और शायद पर्दे के पीछे चल रहे कुछ अनकहे राजनीतिक समझौतों के बीच एक देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति गहरे सवालों के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल। हम अक्सर अपने घरों में बैठकर सोचते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर समंदर की गहराई में चलने वाली कोई पनडुब्बी या किसी रेगिस्तान में क्रैश होने वाला कोई अनजान ड्रोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है। बहुत आम सवाल है। लेकिन ये डीप ड्राइव साफ तौर पर यह साबित करता है कि वहां चलने वाली एक गोली का सीधा और अटूट कनेक्शन हमारी रसोई गैस की कीमत और हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया में सब कुछ एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत धागे से बंधा हुआ है। बिल्कुल सही।
ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है और इसी चर्चा के आधार पर इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर सबको बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। वो विचार क्या है? आज के इस आधुनिक दौर में जहां तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उनका व्यापार और उनकी ऊर्जा जरूरतें एक दूसरे के साथ इतनी गहराई से गुथी हुई हैं, वहां किसी भी संप्रभु देश के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति का असल मतलब आखिर क्या रह जाता है? ये सोचने वाली बात है। जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे ताकतवर देश की मुद्रा या उसके फैसलों पर इतनी बुरी तरह निर्भर हो जाए कि तेल खरीदने के लिए भी अनुमति लेनी पड़े, तो क्या आज के समय में पूर्ण आजादी महज एक भ्रम या एक किताबी शब्द बनकर नहीं रह गई है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे सोर्स मटेरियल की परिधि से बाहर जाकर दुनिया को एक बिल्कुल ही नए और यथार्थवादी नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। क्या संप्रभुता आज सिर्फ कागजों तक सीमित है? सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि सुनने वाले इन तमाम विषयों पर गहराई से विचार करेंगे और खुद भी अपनी स्वतंत्र रिसर्च करके अपने निष्कर्ष निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए डीप डाइव के साथ।